हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। देखिए, अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करता हूं तो हमारे कोर्स में वो स्टूडेंट्स जो कि एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके कोर्स में दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पढ़ने को देखने को मिलती है। सबसे पहले मेरे पास आती है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड जो दूसरी आती है वो होती है हमारे पास फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी हमारे पास जो पढ़नी होती है वो है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास जो है 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी टोटल हैं जो कि हमें पढ़नी होती है। सबसे पहले होती है मेरे पास एनएमआर, दूसरी मेरे पास आती है आईआर एंड थर्ड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आती है हमारे पास यूवी। एंड अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो तीनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनके क्वेश्चंस, इनके किस टाइप के क्या कंसेप्ट देखने को मिलते हैं, क्या फॉर्मूलाज है, कंप्लीट हो चुकी है तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी हमें 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने को देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है मेरे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड हमारे पास आती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर आप कह सकते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड हमारे पास आती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड जो थर्ड है हमारे पास वो आती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पढ़नी होती है वो होती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पढ़ने को देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं इन तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के ओवरऑल वेटेज के बारे में, तो यहां से हमारे पास अराउंड जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहां से हमारे पास 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और यहां की मैं बात करूं तो यहां पर भी मेरे पास जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है लगभग देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे कोर्स में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है अप्रोक्स वो जो है 5 क्वेश्चन जो है वो कैरी ऑन करती है। और 5 क्वेश्चन का होने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा मार्जिन मेरे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कवर अप करवा देती है मेरे एग्जाम के अंदर, राइट। और दूसरी बात अगर मैं करता हूं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, ऑर्गेनिक में एनएमआर बहुत बड़ी थी, ठीक है। लेकिन यहां पे मेरे पास फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो तीनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बहुत छोटी है। अगर आप 1 घंटा दे दोगे ना, तो 1 घंटे में ये तीनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी आप आराम से पढ़ सकते हो अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो, राइट। तो इन तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैं बात करूं तो एक करके जो है हम हर एक लेक्चर में एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को खत्म कर देंगे। और देखिए, मैं बात करने वाला हूं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फिजिकल की, तो यहां पर मेरे पास जो है हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स और उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज को देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है और इनमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आपको कंसेप्ट ना पता हो तो आपसे जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन नहीं होंगे। जनरली यहां से पूछे क्या जाते हैं, जनरली यहां पे मेरे पास जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। जनरली यहां पे मेरे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कोई यहां पर जो है इंटर कन्वर्जन वगैरह हमसे नहीं करवाया जाता। डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल कर लोगे। बट यहां पर मेरे पास जो ध्यान देने वाली बात होती है वो क्या होती है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती तो बहुत आसान है, उसके बावजूद बच्चों से फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन नहीं होते हैं। उसके 2 रीजन होते हैं। सबसे पहली बात, उनको फॉर्मूला याद नहीं आता कि क्या फॉर्मूला लगने वाला है। और दूसरी बात, अगर उनको फॉर्मूला याद आ जाए तो उनको जो है यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी आती। यहां पे हमारे पास जो है यूनिट कन्वर्जन का बहुत मतलब हद से ज्यादा रोल है। फॉर्मूला अगर आपको याद है लेकिन यूनिट कन्वर्जन नहीं याद ना, तो भूल जाओ क्वेश्चन होगा। इसीलिए फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूनिट कन्वर्जन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यूनिट कन्वर्जन ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन करवाना हो, हर एक फॉर्मूले में यूनिट कन्वर्जन हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 2 मेरे पास कांस्टेंट है, सिर्फ उन्हीं की हमें यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ती है। उसके अलावा तो हमारे पास डायरेक्टली ही फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो क्वेश्चन जो बच्चों को दिक्कत आती है वो यूनिट कन्वर्जन के कारण आती है। इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके चलना जब भी अपने नोट्स बनाओ कि यूनिट कन्वर्जन आपको देखने को आना चाहिए, राइट। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेके बात की। मान ले मैंने किसकी बात की है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर हमसे एनर्जी पूछी जाती है, मान लीजिए मुझसे क्या पूछी जाए, एनर्जी पूछी जाए कि बताओ मेरे पास इस ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिशन होगा तो उसी के लिए तो एनर्जी चाहिए होती है। तो मुझसे पूछा जाए कि बताओ इस ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, और मुझसे कहा एनर्जी एक बार तो आप निकालो जूल में,
एक बार तो आप निकालो जूल में और एक बार एनर्जी निकालो सेंटीमीटर इनवर्स में। एक बार एनर्जी निकालो सेंटीमीटर इनवर्स में, तो यहां पर मेरे पास जो जूल में एनर्जी निकलती है और जो सेंटीमीटर इनवर्स में एनर्जी निकलती है, दोनों के फॉर्मूला ही चेंज हो जाते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, यहां पर मेरे पास जो, अगर मैं बात करूं एनर्जी को अगर जूल में निकालना हो तो मेरे पास फॉर्मूला क्या लगता है, मेरे पास फॉर्मूला लगता है h²/8π²I J इंटू जे प्लस वन। ये एनर्जी मेरे पास किस में आ जाएगी, अगर ये फॉर्मूला लगाया तो मैंने जूल में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैंने फॉर्मूला यूज किया h/8π²IC J इंटू जे प्लस वन, तो ये मेरे पास जो एनर्जी आई है ये किस में निकल के आई है, मेरे पास सेंटीमीटर इनवर्स में निकल के आई है। तो यानी कि यहाँ पे ओवरऑल हुआ क्या है, यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो जूल यूनिट के लिए लगाया है, और यहाँ पे मैंने एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट में निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया है। इसलिए मैंने क्या कहा आपसे, मेरे ने यहाँ पे कहा कि बच्चों को फॉर्मूला तो याद होते हैं बट वो यूनिट के ऊपर ध्यान नहीं देते कि जो वो फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे किस यूनिट के अंदर उनका आंसर निकल के आएगा, क्या वो जूल में निकल के आएगा या फिर वो सेंटीमीटर इनवर्स में निकल के आएगा। इसीलिए बच्चे जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, चाहे आप बात कर लो रोटेशनल की, चाहे वाइब्रेशनल की, और चाहे बात कर लो आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इन तीनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें क्या देखने को चाहिए, हमें यूनिट कन्वर्जन जो है आना चाहिए। बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत आसान होता है यूनिट कन्वर्जन, 2 से 3 ही यूनिट कन्वर्जन हमें करने होते हैं। तो वो हम आराम से एक एक करके जो है देख लेंगे। तो देखिए आज की वीडियो जो है वो कंप्लीटली फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है। कंप्लीट हम जो इसका जो बेसिक है वो जानने वाले हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक मैंने एक बार करवा दिया ना, तो जब हम रोटेशनल पढ़ेंगे तब दोबारा रिपीट करना पड़ता है, जब हम वाइब्रेशनल पढ़ेंगे तब दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, जब हम रमन पढ़ेंगे तो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, एक वीडियो जो है सेपरेटली इनके जो बेसिक कंसेप्ट है क्या देखने को मिलता है उसके ऊपर बना देता हूं, ताकि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे क्लियर हो जाए। तो हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक के बारे में। यहां पे हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक के बारे में। तो देखिए आखिरकार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और उसका यूज क्या है, चाहे हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर ले, चाहे हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर ले, स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ही काम होता है, और वो क्या होता है, मेरे पास जो अननोन कंपाउंड है, मेरे पास जो अननोन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, उसका क्या करना, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। तो एक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन है वो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू नहीं हो सकता, मेरे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनका यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे कोई और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो अब हम देखने वाले हैं कि मेरे पास जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने क्या करवाया, एक मैटर के ऊपर स्ट्राइक करवा दिया। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने क्या करवाया, इस एक m मास के, इसको मैंने क्या करवाया, एक m मास के मैटर के साथ क्या करवा दिया, इंटरेक्ट करवा दिया। अब जैसे ही मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इस मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो मुझे क्या देखने को मिलते हैं, मुझे कुछ फिनोमेना देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास, क्या पता यहाँ पे मुझे इमिशन देखने को मिल जाए, क्या पता मुझे यहाँ पे इमिशन देखने को मिल जाए, क्या पता मुझे यहाँ पे स्कैटरिंग देखने को मिले, क्या पता मुझे यहाँ पे स्कैटरिंग देखने को मिले। मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं ना, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वहां पे क्या क्या फिनोमेना हो सकते हैं, इमिशन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो जाए, है ना। क्या पता ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, रिफ्रैक्शन हो जाए, क्या पता यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाए, क्या पता यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के है डिफ्लेक्ट हो जाए, तो क्या देखने को मिल जाए, हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाए, है ना। तो ये मेरे पास जो है डिफरेंट फिनोमेना है जो कि हमें देखने को मिलते हैं जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो ठीक है, तो अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करती है और वहां पे हमें इमिशन देखने को मिल जाए तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे स्कैटर हो जाए तो स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि मेरे पास रमन होती है। रमन क्या है मेरे पास, मेरे पास एक स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी है, रोटेशनल हो गई मेरे पास जो रोटेशनल है वो मेरे पास एक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मेरे पास जो वाइब्रेशनल है वो भी मेरे पास एक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है।
और जो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हमारे कोर्स में नहीं है, वो भी मेरे पास क्या है, वो भी मेरे पास एक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही होती है। वहां पे होता क्या है, जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करी, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। अब वो कौन से एनर्जी लेवल के बीच में एक्साइट हो रहे हैं, अगर वो रोटेशनल एनर्जी के लेवल के बीच में एक्साइट हो रहे हैं, अगर मेरे पास जो एक्साइटेशन देखने को मिल रहा है, जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, वो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में होगा, तो वहां पे मैं क्या पढ़ूंगा, वहां पे मेरे पास जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लूंगा। अगर वो जो ट्रांजिशन है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में होगा, अगर वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में होगा, तो वहां पे हम क्या पढ़ लेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में होगा, तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ लेते हैं, राइट। अब ये मैंने क्या कहा, ये मेरे पास कैसी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ये तीनों ही मेरे पास कैसी हैं, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इमिशन का क्या मतलब है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड कर दी, इसको मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड कर दी। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इसको एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और हमें पता है कोई भी सिस्टम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और जितनी ज्यादा एनर्जी किसी भी सिस्टम की देखने को मिलती है, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करना चाहेगा, यहां पर ये जो है वापिस डी एक्साइट करना चाहेगा। ये तो क्या फिनोमेना था, यहां पे मेरे पास एक्साइटेशन हुआ, यहां पे तो क्या हुआ, मेरे पास एक्साइटेशन हो गया। ये मेरे पास क्या है, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन में क्या होगा, मेरे पास जो हायर एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, इसने ये एनर्जी अब्सॉर्ब करी है, इसलिए क्या हुआ, ये एक्साइटेड स्टेट में गया। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है, तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और मेरे पास जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है, वो कम है। तो इसको ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, इसी एनर्जी रिलीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमिशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इमिशन। कि यहां पे मेरे पास एनर्जी क्या हुई है, इमिट हुई है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस पर्टिकुलर एनर्जी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट हुई है, इसको हम क्या करते हैं, बाद में स्टडी करते हैं कि यहां पे मेरे पास इसकी एनर्जी क्या थी, इसकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, किस रीजन में लाई कर रही है, किस रीजन में लाई नहीं कर रही है। और इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। आप कह रहे हो कि सर यहां पे एब्जॉर्ब भी तो हुई है, लेकिन ये पढ़ाई तो नहीं जा रही ना, ये पढ़ी तो नहीं जा रही। यहां पर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कब पढ़ते हैं, जब हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब ही हो गई, इमिशन नहीं हुआ वहां पे, तब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इमिशन जरूरी है, क्योंकि यहां पे मेरे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हुई है ना, उसी को हम स्टडी करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया है। तो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करती है, और वहां पर मेरे पास जो फिनोमेना देखने को मिलता है, उसी फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं, और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल को लेके, उस अननोन कंपाउंड को लेके इंफॉर्मेशन गैदर आउट करते हैं। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, राइट। अब आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया है कि हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही क्यों यूज करी, हमारे पास और भी तो रेडिएशन होंगी यूनिवर्स में, हमारे पास खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है नहीं, तो हमने खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही क्यों यूज करी। तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि मेरे पास मुझे यहां पे एक ऐसी रेडिएशन चाहिए थी, मेरे पास यहां पे एक ऐसी रेडिएशन चाहिए थी जो इस मैटर के साथ इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ फिनोमेना शो करे। मे बी वो इमिशन हो, रिफ्रैक्शन हो, मेरे पास रिफ्लेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई फिनोमेना शो करे। तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इतनी सफिशिएंट है कि वो किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करके कोई ना कोई फिनोमेना जो है हमें शो कर देती है। इसी कारण हमने क्या यूज किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करी है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है सफिशिएंटली हाई होती है कि वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करके कोई ना कोई ट्रांजिशन या फिर कोई ना कोई स्पिन चेंज हमें शो कर दे। तो हम इस वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है यूज करते हैं।
ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए कि बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही यूज क्यों करते हैं, तो रीजन क्या दोगे, इसकी एनर्जी के कारण, कि इसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंटली हाई होती है कि ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ फिनोमेना हमें शो कर देती हैं। अब हम बात करते हैं मेरे पास कितनी डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हमें क्या तो फिनोमेना शो करती है और वहां पे वो मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, चाहे नेट की बात कर लो, गेट की बात कर लो, या फिर आईआईटी जैम या फिर डीयू की बात कर लो। यहां से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामिनर अगर बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछना चाहता है ना, तो यहां से मेरे पास क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है यूज होता है। जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, चाहे वो हमारे कोर्स में है चाहे नहीं है, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन, ये वाला जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं बेसिक कंसेप्ट, यहां से हमें देखने को मिलती है। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेके, कि हमारे पास कितनी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले मेरे पास आती है रेडियो वेव। सबसे पहले मेरे पास क्या आती है, सबसे पहले मेरे पास आती है रेडियो वेव। सेकंड मेरे पास क्या आती है, सेकंड आती है मेरे पास माइक्रोवेव। सेकंड हमारे पास क्या आती है, सेकंड आती है हमारे पास माइक्रोवेव। थर्ड हमारे पास क्या आती है, आईआर। थर्ड हमारे पास क्या आती है, थर्ड आती है हमारे पास आईआर। फोर्थ हमारे पास आती है विजिबल। फोर्थ हमारे पास कौन सी आती है, फोर्थ आती है हमारे पास विजिबल। देन हमारे पास क्या आती है, यूवी। फिर मेरे पास कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, यूवी आती है। उसके बाद मेरे पास कौन सी देखने को मिलती है, उसके बाद मुझे एक्सरे देखने को मिलती है। फिर मेरे पास गामा रे देखने को मिलती है। फिर मेरे पास गामा रे देखने को मिलती है। एंड एट लास्ट मुझे कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने को मिलती है, कॉस्मिक रे। एट लास्ट हमारे पास कौन सी आती है, कॉस्मिक रे आती है। तो ये मेरे पास जो 7 से 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिनको हमें पढ़ना होता है। कुछ एक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी है जो आपके इस साल, इस सेमेस्टर में, या फिर आपके जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे देखने को मिलती है। कुछ ऐसी होंगी जो एमएससी में पढ़ोगे, कुछ ऐसी होंगी जो आप पीएचडी में जब आते हो तब पढ़ते हो, राइट। तो देखिए यहां पे मेरे पास टोटल जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कोरस्पॉन्ड में हमें एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने को मिलती है। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कोरस्पॉन्ड में हमें एक ना एक स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो रेडियो वेव मेरे पास जो है उसके अंदर हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, एनएमआर पढ़ते हैं और ईएसआर पढ़ते हैं। यहां पे मेरे पास क्या पढ़ते हैं, एनएमआर पढ़ते हैं और ईएसआर पढ़ते हैं। ईएसआर जो है मेरे पास वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस। ये क्या होती है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये मेरे पास एक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो हमें पढ़ने को देखने को मिलती है। जब आप एमएससी में जाओगे तब पढ़ते हो आप ईएसआर के बारे में, ठीक है। माइक्रोवेव की अगर मैं बात करता हूं तो माइक्रोवेव के अंदर हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। यहां पे हम कौन सी पढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। आईआर के अंदर हम कौन सी पढ़ते हैं, आईआर के अंदर हम वाइब्रेशनल पढ़ते हैं। आईआर के अंदर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं यूवी और विजिबल, ये दोनों कंबाइन होके, ये दोनों एक ही है मेरे पास, यूवी विजिबल। फर्क होता है एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, बट इनको हम साथ में ही पढ़ते हैं। ये दोनों ही क्योंकि साथ में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही मेरे पास किस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों ही मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और कॉस्मिक रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पे हमें जो है कुछ नहीं देखने को मिलता, यहां पे हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। अभी फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, आपको नहीं जानना। चाहे आप बात करो तो यहां पे मेरे पास जो है मोस्ट बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको जानना है तो कॉस्मिक रे में नहीं होता वो, यहां पे मेरे पास जो है हम क्या पढ़ लेते हैं, मोस्ट बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये भी मेरे पास जो है एक ये मेरे पास एक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो कि हम एमएससी लेवल में पढ़ते हैं, राइट। अब बात करते हैं मेरे पास कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है मुझे क्या करके देती है। तो इनके अंदर भी ये भी तो पता होना चाहिए ना मुझे क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले एनएमआर के अंदर, तो एनएमआर के अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर स्पिन चेंज देखने को मिलता है। यहां पे क्या होगा मेरे पास, न्यूक्लियर स्पिन चेंज देखने को मिलता है, न्यूक्लियर स्पिन चेंज देखने को मिलता है मुझे, ठीक है। रोटेशनल के अंदर बात करें तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है हमारे पास, जो हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल है, इनके बीच में क्या देखने को मिलती है, ट्रांजिशन देखने को मिलती है। इसमें हमें ट्रांजिशन देखने को मिलती है किनके बीच में, रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में। अगर मैं बात करता हूं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन। यहां पे हमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन देखने को मिलती है,
राइट। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पे हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। यहां पे हमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन देखने को मिलती है, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे अगर मैं बात करूं एक्सरे की, तो एक्सरे के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही देखने को मिलती है। यहां पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही देखने को मिलेगी। यहां पे बस फर्क क्या होता है, अब आप कहोगे सर यूवी विजिबल के अंदर भी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिल रही है, यहां पर भी मुझे क्या देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इन दोनों के साथ साथ इसको भी ऐड अप कर लेते हैं। फर्क क्या है, फर्क यहां पे क्या है, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एमएसक्यू हमारे पास जो आते हैं मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, उनके अंदर हमारे पास ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास दोनों में फर्क क्या है, जो यूवी विजिबल होती है ना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाती है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना हमारे पास, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, उनकी एक्साइटेशन करवाती है, ये उनकी एक्साइटेशन करवाती है, क्योंकि एनर्जी इतनी नहीं होती कि ये जो है, जो वैलेंस शेल के अंदर जो शेल है, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, पेनल्टीमेट शेल, उनके अंदर जो है इंसर्ट होके उनको एक्साइट नहीं करवा पाती। जबकि मेरे पास जो एक्सरे होती है ना, ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की होती है, और इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होने की वजह से ये कौन से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाती है, ये कोर इलेक्ट्रॉन को, ये कोर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाती है। ये हमारे पास क्या करवाती है, कोर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाती है। और अगर मैं बात करता हूं गामा रे की, तो गामा रे मुझे क्या करवा के देता है, गामा रे मुझे जो है न्यूक्लियर ट्रांजिशन करवा के देती है, गामा रे मुझे न्यूक्लियर ट्रांजिशन करवा के देती है। तो ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के करस्पॉन्ड में क्या फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलती है, वो मैंने अभी आपको बताया है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि ट्रेंडिंग में है, और ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या है वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है कि बताओ मुझे यहाँ पे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अभी तक हमें इंफॉर्मेशन कोई भी प्रोवाइड नहीं हुई है। अभी तक हमने क्या देखा है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कोरस्पॉन्ड में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी ट्रांजिशन या फिर कौन सा फिनोमेना होता है। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग में, क्योंकि अभी तक हमने मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं पढ़ी, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं रेडियो वेव की, तो यहां पे मेरे को कौन सी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, यहां पे मुझे जो है, यहां पे मुझे हाइड्रोजन को लेके, यहां पे मुझे जो है हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है कि मेरे पास किस टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको लेके इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहां पे मैंने आपको एनएमआर के अंदर स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही बताया था, मुझे यहां पे जो है क्या देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन एटम की जो पोजीशन होती है उसके बारे में हम आराम से पता लगा सकते हैं कि मेरे पास जो है हाइड्रोजन कहां पे कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। अगर मैं बात करता हूं यहां पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेके, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें किस चीज को लेके इंफॉर्मेशन देती है, बॉन्ड लेंथ को लेके। यहां पे हमें मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ को लेके इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बड़ी होगी, क्या कुछ उनके बीच में हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेके, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे क्या इंफॉर्मेशन देती है, ये इंफॉर्मेशन देती है मुझे दो इंफॉर्मेशन देती है। सबसे पहली आती है मेरे पास जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देती है ये मुझे जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में, और सेकंड इंफॉर्मेशन ये मुझे क्या देती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर कह लीजिए आप डिसोसिएशन एनर्जी। ये मुझे इंफॉर्मेशन देती है डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। डिसोसिएशन एनर्जी, कौन सी डिसोसिएशन एनर्जी, ये मुझे इंफॉर्मेशन देती है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, यहां पे इसको हाईलाइट कर लेना। कौन सी डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये ग्राउंड स्टेट की डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में ये मुझे इंफॉर्मेशन देती है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेके, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन देती है, ये मुझे बताती है डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में ही। ये भी मुझे क्या बताती है, डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है। तो आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, कि मेरे पास जो पहली वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, दैट इज जो आईआर थी मेरे पास, जो मेरे पास वाइब्रेशनल थी, वो भी मुझे डिसोसिएशन एनर्जी दे रही है, ये भी मुझे डिसोसिएशन एनर्जी दे रही है। तो ये पढ़ने की जरूरत ही क्या है,
ये करने की जरूरत ही क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी की इंफॉर्मेशन तो यहां से भी मिल रही है, लेकिन यहां पे फर्क क्या है, यहां पे मुझे डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन कौन सी डिसोसिएशन एनर्जी, इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है ना, उसके बारे में ये मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना। इन दोनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है क्या, कि ये मुझे डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में तो बताती है, लेकिन ग्राउंड स्टेट की डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताती है। ये मुझे डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताए होगी, लेकिन कौन सी डिसोसिएशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट की डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताती है, राइट। अब मैं बात करता हूं अगर एक्सरे को लेके, तो एक्सरे मुझे क्या बताती है, एक्सरे मुझे बताती है इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में। एक्सरे मुझे क्या बताती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि मेरे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, उनका जो गैप है वो कितना कितना हमें देखने को मिलेगा। तो ये था मेरे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कोरस्पॉन्ड में हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है, एंड कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें जो है कौन सी इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग प्रोवाइड करती है। दूसरी बात यहाँ पे एक तो चीज हो गई मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी है, दूसरी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी पढ़ने को मिलती है, तीसरी यहाँ पे कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है, फोर्थ यहाँ पे हमें ये कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एंड फिफ्थ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फिफ्थ में अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी को लेके बात करूं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, कौन सी कम है। तो हमेशा याद रखना एक टर्म यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक टर्म आपने सुनी होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको अगर हम एक एक करके अरेंज कर दे, उनको हम एक एक करके अरेंज कर दे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लेके उसी ट्रेंड में उनको जो है अरेंज करना पड़ता है। अगर मैं एक क्राइटेरिया ले लूं, चाहे मैंने लैम्डा ले लिया यानी कि वेवलेंथ ले ली, चाहे मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली, चाहे मैंने एनर्जी ले ली, ठीक है, चाहे मैंने वेव नंबर ले लिया, कुछ भी एक क्राइटेरिया चूज कर लो और उस क्राइटेरिया को चूज करके अगर आप अपनी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको अरेंज कर दोगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में, तो मेरे पास उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उसी स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि जितनी भी मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर, इस फॉर्म में अगर मैं अरेंज कर देता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, उसी चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो फिफ्थ बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लेके। यहां पे हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लेके। तो यहां पे मेरे पास जो है जितनी भी मैंने यहां पे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखी है, इन सबको मैंने कैसे अरेंज करा है, इनको अरेंज करा है मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म्स में। इनको मैंने कैसे अरेंज करा है, इनको मैंने अरेंज करा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कह लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर कह लीजिए, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कह लीजिए। समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया होगा। देखिए एनर्जी क्या होती है मेरे पास, एनर्जी होती है मेरे पास hc बाय लैम्डा, E इक्वल टू में hc बाय लैम्डा, यानी कि एनर्जी मेरे पास जो है h प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि मेरे पास जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो अगर मैं कहूं इसको मैंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रम है इसको मैंने कैसे अरेंज करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस के ऊपर अरेंज करा है। तो मैं साथ के साथ ये भी तो कह सकता हूं ना कि अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, क्योंकि दोनों कैसे हैं मेरे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां पर ये भी तो कह सकता हूं ना इंक्रीजिंग एनर्जी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी यहां पे लेफ्ट टू राइट चलते चलते मेरे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज ही तो हो रही होगी। दूसरी बात, जो c बाय लैम्डा होता है, जो मेरे पास c बाय लैम्डा होता है वो क्या होता है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। c बाय लैम्डा क्या होती है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि मेरे पास जो एनर्जी है वो क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मेरे पास एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, यहाँ पे मैंने इसको कैसे अरेंज करा है, इंक्रीजिंग एनर्जी कह लीजिए, डिक्रीजिंग वेवलेंथ कह लीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी।
या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी भी तो कह सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी मेरी फ्रीक्वेंसी भी तो इंक्रीज होगी ना। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं। अभी इतना खत्म नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने करवाया हुआ है, मेरे चैनल की सबसे अच्छी वीडियो वो फिलहाल एट प्रेजेंट है, तो वहां पे मैंने बहुत सारे रिलेशन बताए हुए हैं। तो मैं एक और रिलेशन करवा देता हूं। क्या हमें पता है जो वेव नंबर होता है, जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है मेरे पास, 1/λ। जो वेव नंबर होता है वो होता है 1/λ। भाई फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, फिजिकल पढ़ रहे हो, फॉर्मूला को इंटर कन्वर्ट करना तो देखो आपको आना चाहिए। मैंने एक फॉर्मूला उठाया था, उस एक फॉर्मूला से अभी तक मैं एक और फॉर्मूला तो बना चुका हूं। इस एक फॉर्मूला से मेरे पास अभी एक फॉर्मूला तो आ चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस एनर्जी को वेव नंबर की टर्म्स में मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है 1/λ। तो यहां पे मेरे पास जो है, यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं E = hc/λ में 1/λ मेरे पास क्या होगा, 1/λ क्या होगा, वेव नंबर। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी तो आ गया, E = hc न्यू बार, दैट इज एनर्जी जो हो गई वो मेरे पास क्या हो गई, h × c × वेव नंबर। मेरे पास ये भी तो एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि एनर्जी जो है वो h और c क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। तो एनर्जी मेरे पास यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेव नंबर के। यानी कि मैं कह सकता हूं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मैंने किस तरीके से अरेंज करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर। तो ये मेरे पास जो है 4 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अरेंज करने के। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो मेरे पास जो रेडियो वेव है, जो मेरे पास रेडियो वेव है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और जो मेरे पास कॉस्मिक रे है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये था हमारे पास पूरी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक, जिसके बारे में हमें बात करनी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, हमेरे पास स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें पढ़नी होती है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्या हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर।